हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक ओवरव्यू रिप्रोडक्शन के बारे में। नॉर्मली उसके दो टाइप्स होते थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और हमने देखा था कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स को ही हम लोग एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। इनको ही एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो अगर ये नाम दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। और जैसे ही हमने देखा था कि और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमने एक और बात जानी थी कि जब हम लोग फेजेस के बारे में पढ़ रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे ही किसी प्लांट में, स्पेशली किसी फ्लावरिंग प्लांट में अगर फ्लावर दिख जाए, इसका मतलब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। रिप्रोडक्टिव फेज जब आता है उसी में फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उससे पहले का जो फेज है वो वेजिटेटिव फेज है। वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज है। तो ये जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा और फ्लावर आएंगे, इसका मतलब फ्लावर आना ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में। ये स्पेशली होगा कैसे? तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं। अब ये एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर का फोटो है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही है। जैसे यहाँ पर देखो, एंथर है और फिलामेंट है। तो ये वाला जो है ये एंथर है और ये जो लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। ये इसके थैलेमस से जुड़ा हुआ है, एक फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ है। इस पार्ट को थैलेमस कहते हैं। एक फ्लावर में दो तरह के वर्ल्ड्स होते हैं, नेसेसरी और एक्सेसरी वर्ल्ड्स। अब ये जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स जो हैं उनको नेसेसरी वर्ल्ड्स कहते हैं। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा। अभी ये जो आपका स्टैमेन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो आपका कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल या कार्पेल को ही पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पेल और यहाँ नहीं लिखते, कार्पेल को ही हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। अब ये जो स्टैमेन है, स्टैमेन के अंदर ही एंथर और फिलामेंट होता है। तो स्टैमेन मिलके बना होता है किससे? एंथर और फिलामेंट से। तो इस वाली फ्लावर में बहुत सारे एंथर्स हैं। तो ढेर सारे एंथर, पूरा एंथर का वर्ल्ड मिला के इसको ही एंड्रोइशियम कहते हैं। ठीक है, जो पूरा वर्ल्ड होता है उसको ही एंड्रोइशियम कहते हैं, जिसको आपको याद रखना है। अब इस टिपिकल फ्लावर में एक ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये देख रहे हैं, ये स्टिग्मा। उसके बाद बीच में ये स्लेंडर, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहते हैं। और लास्ट में जो ये बल्ज्ड पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला करके आपका कार्पेल बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इस पूरे सारे ही कार्पल्स के वर्ल्ड को ही हम गाइनोइशियम कहते हैं। इतनी बातें आपको एक फ्लावर के बारे में बेसिक हैं जो आपको याद रखनी है। अभी जो एसेसरी वर्ड्स हैं, एक सेपल है और पेटल है। सेपल ग्रीन कलर्स के होते हैं, जनरली आपको फ्लावर्स में देखने को मिल जाएंगे। और पेटल, पेटल कलरफुल होता है। इनकी यही पहचान है कि पेटल कलरफुल होता है और सेपल ग्रीन कलर का होता है। तो इतनी बेसिक सी बातें कुछ कुछ जो एक फ्लावर के बारे में हमें जाननी थी ये हमने अभी तक देखी हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में हमारे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, हमारे फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। साथ ही साथ मेल गेमेट कैसे बनता है, मेल गेमेट होता कौन सा है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग अभी देखते हैं
कि ये जो स्टैमेन है आपका, इसके ऊपर एंथर है। तो ये एंथर ऐसे बाहर से सर्कुलर देखने में लगता है, लेकिन ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ऐसा है ये बाइलोब्ड है। और हर लोब के अंदर दो थीकाज हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डाइथीकस है ये। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड एंड डाइथीकस होता है। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखा गया तो ये ऐसा दिखा। ये टेट्रागोनल शेप का दिखा। ये कुछ ऐसा सा दिखा, जिसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं। अब इन चारों लेयर्स के बारे में हम डिटेल में बातें करते हैं। ये 4 लेयर्स का नाम क्या-क्या है? पहला एपिडर्मिस, सबसे बाहर का है तो उसका नाम एपिडर्मिस ही होगा। उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद आते हैं मिडिल लेयर्स, और सबसे लास्ट में टैपेटम, या इसी को टैपेटल सेल्स भी कहते हैं। तो अब इन सभी के फंक्शंस अलग हैं। ये जो बाहर के 3 लेयर्स हैं, इनका फंक्शन प्रोटेक्शन देने का होता है। और ये जो लास्ट का, ये सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, ये जो लेयर है, इसका फंक्शन होता है न्यूट्रिशन देने का। यहाँ की डायग्राम को हम लोग अभी थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर सबसे बाहर ये आपको दिख नहीं रहा, बट ये है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। ठीक है। अभी वापस से आ जाते हैं हम अपने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। मतलब इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इस फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इन चारों लेयर्स के अंदर बीच में जो होता है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू बना हुआ होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू। अभी हम लोग आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाकर के हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल देता है। और ये माइक्रोस्पोर, जैसे ही आपको मदर सेल कहीं पर भी देखने को मिल जाए, तो मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा। मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। और मियोसिस कैसे सेल्स में होता है? जो जिनकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड में तो नहीं हो सकता। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसकी प्लॉइडी लेवल 2n होगी। अभी ये इसमें से ये मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। अब इन चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में से कोई भी आपका पॉलन ग्रेन बन सकता है। चारों में ही ये कैपेसिटी होती है, तो कोई भी एक आगे जाकर के पॉलन ग्रेन बनाएगा। अभी ये जो पॉलन ग्रेन है आपका, इसके 2 लेयर्स होते हैं। एक्साइन, बाहर का लेयर, और अंदर का लेयर इंटाइन। एक्साइन जो है स्पोरोपोलिनिन से बना हुआ होता है। स्पोरोपोलिनिन इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस सब्सटेंस है, बहुत रेसिस्टेंट होता है। इसके ऊपर कोई भी केमिकल का असर नहीं होता, इसीलिए तो वो बाहर प्रोटेक्शन की हेल्प करता है। अब अगर ये स्पोरोपोलिनिन पूरी जगह होता, तो फिर बताओ जर्मिनेशन कैसे ही होता आगे। फिर ये पॉलन ग्रेन आगे ये निकलता कैसे, मेल गेमेट निकलता कैसे यहाँ से। इसीलिए यहाँ पर जर्म पोर बन के आता है। हर एक पॉलन ग्रेन में, एक्साइन में जहां पे छेद होता है, वहीं पे उसको जर्म पोर कहते हैं, क्योंकि वहां से आपके मेल गेमेट्स बाहर निकल के जाएंगे टू पॉलिनेट। और जो इंटाइन होता है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। अच्छा, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये आपका मेल गेमेटोफाइट है। मतलब ये आपका ये माइटोसिस करके मेल गेमेट बनाएगा। ये मेल गेमेट नहीं है, मेल गेमेट आगे बनाएगा ये। इसके अंदर देखो 2 सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जेनरेटिव सेल।
ये इसकी शेप जो है ये ऐसी सी होती है, सर्कुलर नहीं होती, इसे स्पिंडल शेप्ड होती है, स्पिंडल शेप्ड। और इसका साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर्स होता है। इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल होता है। तो एक पॉलन ग्रेन ये 2 सेल स्टेज पे रहता है। ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन जो है वो 2 सेल स्टेज पे ही जाकर के पॉलिनेशन में के लिए रिलीज हो जाता है। लेकिन बचे हुए 40% में क्या होता है कि ये जेनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 सेल बनाती है। तो फिर ये ट्रिपल सेल स्टेज में 40% एंजियोस्पर्म्स में ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होता है पॉलन फॉर पॉलिनेशन। बाकी के 60% में रिलीज तो 2 सेल स्टेज पे होता है, लेकिन फिर फीमेल गेमेट के पास जाकर के वहां पर जाकर के ये माइटोसिस करता है और वहां पे आगे जाकर के फ्यूजन करता है, जिसके बारे में आगे पढ़ना है। अच्छा, अगर ये पॉलन रिलीज हो रहा है तो रिलीज होने के बाद जैसे तुम्हारे ओटीपी की वैलिडिटी होती है, हर एक चीज की वैलिडिटी होती है, वैसे ही तुम्हारे पॉलन ग्रेन की भी वैलिडिटी होगी और उसको हम लोग वायबिलिटी कहते हैं। तो हर पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। जैसे वीट और राइस में 30 मिनट्स की होती है, जिसके बाद वो वायबल नहीं रहेगा, मतलब वो फ्यूजन नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट बात की ये बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है और इससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। इसीलिए जब पॉलन लाइक पॉलिनेशन वाला टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। पॉलन बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप लेने का काफी चलन है। इंडिया में नहीं है पर बाहर बहुत ज्यादा है। जैसे एथलीट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि मेल गेमेट कैसे बनता है। इसके बाद हम देखते हैं पिस्टिल, जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं तुम्हारे प्लांट का। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, जिसके अंदर लाइक आपके फीमेल गेमिट्स बनेंगे, और इम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। इसके बारे में और भी बातें देखते हैं पूरी डिटेल में हम लोग। तो जो ये पिस्टिल है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। तो अगर किसी फ्लावर में एक ही कार्पेल है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी। और अगर किसी फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं तो उसको कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। तो कार्पेल के बेसिस पे भी हम लोग इसका लेके ये नाम बता सकते हैं, मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी। अभी क्या है कि अगर मल्टी कार्पेलरी है तो अगर मतलब वहां पर एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं, तो अगर एक से ज्यादा कार्पेल्स हैं तो अगर कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो उनको कहेंगे हम सिनकार्पस। और अगर अलग अलग हैं तो उनको कहेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं हमारे फीमेल गेमेट का निर्माण कैसे होता है। अभी हम लोग एक बार डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर जो ये आपका डायग्राम है ये टिपिकल कार्पेल का है, टिपिकल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का है। देखो ऊपर ये स्टिग्मा है, बीच में ये जो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्टाइल है, एंड देन लास्ट में ओवरी है। और ओवरी जो है वो आपके फ्लावर के थैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। जैसे इस वाले पिक्चर में देखते हैं हम लोग कि ये एक इसमें आपके जो ये हैं कार्पेल्स, इसमें भी ढेर सारे हैं सिन कार्पस, इसमें जुड़े हुए कार्पेल्स हैं। उसके बाद इस फ्लावर में देखते हैं, इसमें भी ढेर सारे कार्पेल्स हैं, एक कार्पेल नहीं है, ढेर सारे कार्पेल्स हैं। और इसमें आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये एपोकार्पस कंडीशन है, ये सिन कार्पस कंडीशन है और ये एपोकार्पस कंडीशन है। अभी ये ओवरी के अंदर की चीज देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जहां जुड़ा हुआ होता है लाइक थैलेमस से, उस वाले पार्ट को ही जो इसको जोड़ता है, जो ओवरी को थैलेमस से जोड़ता है, उसको फ्यूनिकल कहते हैं। और जिस एरिया में ये जुड़ा हुआ होता है उसको हाइलम कहते हैं। ये जो एंड है, ये यहाँ पे एक ये एंड है और ये दूसरा एंड है। इस एंड को हम लोग
माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं और इस एंड को चैलिजल एंड कहते हैं या चैलिजल पोल और माइक्रोपाइल कहते हैं या माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं। इसमें दो इंटेगमेंट्स हैं, लाइक कवरिंग्स जैसे हैं, इनर इंटेगमेंट और आउटर इंटेगमेंट। और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसिलस होता है जो कि आगे जाकर के तुम्हारा मेगास्पोरेंजियम डेवलप करेगा, जिसके अंदर फिर फर्दर फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। अभी आ जाते हैं इस दूसरे डायग्राम के ऊपर। यहाँ पर ये पहले इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट। ये हम लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में, उसके बाद इस डायग्राम पे हम लोग वापस आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पे दो इंटेगमेंट्स होते हैं, दो इंटेगमेंट्स, और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सेल वापस से न्यूट्रिशन देता है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ से ही मेगास्पोर मदर सेल आगे मियोसिस करती है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, यही फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करती है। फीमेल गेमेटोफाइट लाइक तुम्हारा एम्ब्रियो सैक में एक मेगास्पोर, अब जैसे ही मदर सेल आया है वापस से उसमें मियोसिस होगा, तो एक मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके चार बनाएगी, जिसमें से अक्सर तीन डीजेनरेट कर जाते हैं, ये तीनों नहीं रहते और बस एक बचता है। ये एक, अब सिंस चार स्पोर्स बन रहे थे लेकिन एक ही स्पोर से आगे डेवलपमेंट होगा, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का नाम भी दिया जाता है। इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो सिंस यहाँ पर चार में से तीन डीजेनरेट हो जा रहे हैं और सिर्फ एक ही हमारा आगे जाकर के डेवलपमेंट करेगा, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, इसको हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी ने लिख के रखा है कि इसका नाम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। आगे अब ये जो एक स्पोर था, ये आगे फर्दर तुम्हारा माइटोसिस, अब मियोसिस हो गया, ये 2n था, यहाँ पर ये n हो गया, अब यहाँ पर ये n है। आगे ये 2 सेल स्टेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, फिर दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस, और फिर वापस फर्दर 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, और ये इस तरह से दो एंड्स पे अरेंज हो जाएंगे, और इसको ही एम्ब्रियो सैक कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं इसको। अब क्या है कि ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है, इसकी ही पिक्चर है आगे इस डायग्राम में। यहाँ पर देखो, 2 सेल स्टेज था, 2 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट, देन 8 न्यूक्लिएट, एंड देन इट गॉट अरेंज्ड। ये थोड़ा ऐसे अरेंज हो गया, 3 इस तरफ आ गए माइक्रोपाइलर एंड पे, 3 चैलिजल एंड पे। तो जो चैलिजल एंड पे होता है उसका नाम होता है एंटीपोडल सेल्स, और माइक्रोपाइलर एंड पे एक तो एग सेल होगा और बाकी के दो सिनर्जिड्स होंगे, और बाकी के दो आ जाते हैं बीच में, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं और सेंट्रल सेल कहते हैं। अब इसका एक और एडवांस्ड डायग्राम है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। देखो, चैलिजल एंड पे एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, दो सिनर्जिड्स और एक एग सेल, बीच वाला सेंट्रल सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 8 सेल था, अभी काउंट करने से यहाँ पर 8 न्यूक्लिएट स्टेज था, यहाँ पर भी 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन तीन दोनों एंड्स पे और बीच में दो, सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस। ठीक है, ये इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको बताना है कि आप फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो आप ये पूरे डायग्राम के साथ उसको बताएंगे। अभी यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ एक जो एग सेल है, ये जो एक एग सेल है, इसके साथ तो वहां पे हमने देखा था पॉलन ग्रेन में कैसे था, जनरेटिव सेल दो हो जाते हैं, माइटोसिस करके दो दो मेल गेमेट्स आते हैं। तो यहां से आएगा दो मेल गेमेट, एक फ्यूजन इसके साथ करेगा, इस एग के साथ, और वो जाइगोट बनाएगा, एक के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाएगा। बाकी का जो दूसरा है वो यहाँ पर आएगा, इन दोनों के साथ फ्यूज करेगा, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। ठीक है, इन दोनों के साथ तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा ना, तो उसको हम लोग
ट्रिपल फ्यूजन भी कहेंगे। और सिंस दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रही है तो डबल फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे। वापस ध्यान देते हैं कि जो पॉलन ग्रेन आना है वो इस शेप का होता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल। तो ये दो सेल्स आएंगे, एक जो है एक का फ्यूजन हमारे एग सेल के साथ, एग सेल के साथ ये फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जाइगोट फर्दर एम्ब्रियोजेनेसिस करना है। और जो एक तुम्हारा जनरेटिव सेल बच रहा है वो हमारे बीच के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो हैं, तीसरा आएगा, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और सिंस दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ये दूसरा क्या बनाएगा, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, या इसी को शॉर्ट में पीईएन बोल देंगे। ठीक है, ये यहां पर पीईएन बना रहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि जैसे कोकोनट में तुमने देखा होगा, तुम कोकोनट का पानी पीते हो, दैट इज लिक्विड इंडोस्पर्म। ओके, एंड जो कर्नल तुम खाते हो व्हाइट कलर का, वो सेलुलर इंडोस्पर्म है, वेरी न्यूट्रिशियस। ये जो अभी तुम्हारी जो ये इंडोस्पर्म है, अभी देखो यहां पर दो न्यूक्लियस है ऑलरेडी, एन एन और एक और आएगा मेल गेमेट से एन। तो इंडोस्पर्म का क्या हो जाएगा, प्लॉइडी लेवल, इसका प्लॉइडी लेवल 3n, जाइगोट का तो क्या नॉर्मल 2n होता है, तुम्हें पता ही है। आगे चलते हैं। और इस पूरे की अगर तुम्हें प्लॉइडी लेवल पूछी तो क्या बोलोगे, इसकी प्लॉइडी पूरी 8, एम्ब्रियो सैक की 8n। आगे अब हमने देख लिया पीछे कि मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट। अब जब मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट पास में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। इसको ही प्लांट के केस में पॉलिनेशन भी कहते हैं। पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनेशन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर, एंथर से ही तो रिलीज होगा ना, मेल पार्ट एंथर है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके स्टिग्मा पे जाकर लैंड करेगा, और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी, इसी पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखेंगे। छोटी सी डेफिनेशन है, आपकी एनसीईआरटी यही लिखती है। अब ये तीन तरह से हो सकता है। एक तो हम लोग सिंपल बचपन में पढ़ते थे ना, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अभी लेकिन हमारी एनसीईआरटी हमको तीन तरह का बताती है, उसमें भी तीन तरह से हो सकता है। कैसे, एक तो पहला ऑटोगेमी, सेम ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसका ही सेम, उसके ही स्टिग्मा से, उसके ही एंथर, लाइक उसके ही एंथर से उसके ही स्टिग्मा पे उसका ही पॉलन ग्रेन उसी के फीमेल गेमेटोफाइट के पास। ठीक है, वो हो जाएगा ऑटोगेमी। जीटनोगेमी क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, ऑटोगेमी क्या होगी, सेम फ्लावर के बीच में। जीटनोगेमी कैसे होगा, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स पे। और जो जीनोगेमी है, अच्छा जीटनोगेमी क्या होगा फिर, जेनेटिकली सेम होगा। ऑटोगेमी ऑब्वियसली जेनेटिकली सेम ही फ्लावर है। जीटनोगेमी भी अगर सेम प्लांट है तो जेनेटिकली तो सेम ही हो गया। अब जीनोगेमी जो है वो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे होगा, मतलब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको कहेंगे हम लोग जीनोगेमी। डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर ऑल्सो, डिफरेंट प्लांट लिख दिया तो हो ही गया डिफरेंट फ्लावर। अच्छा, अभी देखते हैं पॉलिनेशन होता कैसे कैसे है। आपकी एनसीईआरटी हमें दो फैक्टर्स का बताती है, बायोटिक और एबायोटिक। या बायोटिक, हम बायोटिक ज्यादा रिलायबल्स हैं, रिलायबल मीडियम है, एबायोटिक थोड़ा कम रिलायबल है। एबायोटिक में विंड और वाटर आता है। अच्छा, अगर विंड से पॉलिनेशन होना है, उसके लिए पॉलन को लाइट वेट होना पड़ेगा, तभी तो हवा का झोंका आएगा और पॉलन उड़ जाएगा। और उस केस में स्टिग्मा को बहुत स्टिकी होना पड़ेगा, कि अगर हवा के हल्के से झोंके से भी अगर आया है पॉलन तो वो उस पर चिपक जाए, वो आगे ना जाए।
ठीक है, तो विंड से पॉलिनेशन होने के लिए पॉलन का लाइट वेट होना बहुत जरूरी है और स्टिग्मा का स्टिकी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाटर से कैसे कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो वाटर में रहते हैं और वाटर में अपना पॉलन रिलीज करते हैं और वाटर में उनका पॉलिनेशन हो जाता है, जैसे कि वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जूस्टेरा। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। वाटर में कुछ प्लांट्स रहने के बावजूद वाटर पे रिलाई नहीं करते, वो इंसेक्ट्स पे रिलाई करते हैं मोस्टली, जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। इनके नाम में वाटर है लेकिन इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनके बारे में इसको याद रखना है कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। वैलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा दे आर पॉलिनेटेड बाय वाटर। बायोटिक में बी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराती है। बायोटिक में बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, एंट, मॉथ, बर्ड, जेको, लिजार्ड ये भी करता है पॉलिनेशन। तो ढेर सारे मीडियम्स हैं, ढेर सारे आपके एजेंट्स हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है इन सबको। ये सभी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हो गए। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में बताओ, तो लिख देना कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स उनको कहते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करें, जो पॉलिन ग्रेन के ट्रांसफर में फ्लावर की हेल्प करें, प्लांट की हेल्प करें। और कैसे हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक में कैटेगराइज कर देना है। बायोटिक में लिख देना है बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, एंड, मॉथ, बर्ड। एबायोटिक में वाटर और विंड के बारे में लिख करके उनके एग्जाम्पल्स के साथ लिख देना है, एंड दैट इज इट। यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि वाटर लिली, दिस वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ दीज आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स, अभी फ्लावर के बारे में देखने पे हम देखते हैं कि फ्लावर में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं। इसको एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एक होता है कैस्मोगेमस फ्लावर। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है तो होता है ये क्लोज होता है, दिस इज क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड। तो जो अगर मान लो कि फ्लावर क्लोज्ड है तो इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा। क्लोज्ड है, इसका जो स्टिग्मा है वो एक्सपोज्ड नहीं है और ना ही इसका एंथर एक्सपोज्ड है। दोनों में से कुछ भी एक्सपोज नहीं है, तो इसका पॉलन बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई पॉलन इसके पास नहीं आएगा। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है ये ऑटोगेमस होता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है इसके पास कुछ और। उसके बाद है कैस्मोगेमस फ्लावर। मोस्टली फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो ओपन टाइप होते हैं। ठीक है, ओपन टाइप में क्या है, चांसेस है कि बाहर से भी पॉलन आएगा और इसका पॉलन भी बाहर जाएगा। कैस्मोगेमस का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी लिखती है वियोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना, ये आपको याद रखना है। अगर फ्लावर की टाइप के बारे में आपको पूछे तो आपको लिखना है क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर के बारे में। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि अच्छा जेनेटिकली आगे के चैप्टर में वैसे हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, और आगे एमबीए आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर इनब्रीडिंग कराते हैं तो जिसका आगे आफ्टर इफेक्ट अच्छा नहीं होता, बुरा इफेक्ट होता है, जिसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी शॉर्ट में जानते हैं कि विच इज नॉट बेनिफिशियल, तो उसको अगर रोकना है तो क्या करेंगे। आगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसमें क्या करते हैं कि फ्लावर का इमैस्कुलेशन कर देते हैं। अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही हैं तो उसका इमैस्कुलेशन कर देते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब मेल पार्ट को काट के हटा देना, इज रिमूव्ड। उसके मच्योर होने से पहले ही उसको हटा देते हैं और उसके बाद फ्लावर की बैगिंग कर देते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन ना आ पाए, सो दैट अनवांटेड पॉलन डज नॉट रीच द फ्लावर। और फाइनली जब फीमेल पार्ट उसका मच्योर हो जाता है तो अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को ला करके फ्लावर में पॉलिनेशन करा दिया जाता है। इसी को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, इनब्रीडिंग को रोकने के लिए। टू स्टॉप इनब्रीडिंग वी यूज अ फ्यू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या करती है प्लांट, अभी देखते हैं। ये अपने आप से नेचुरली ही हो जाता है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये प्लांट क्या करेगी,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाएंगी। अभी अगर सेम ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होंगे ही नहीं, या तो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ऑटोगेमी होगी ही नहीं। तो फिर सेल्फ पॉलिनेशन वहां पर नहीं होगा, एंड दैट इज हाउ इनब्रीडिंग नहीं होगा। उसके बाद है पोजिशनिंग ऑफ फ्लावर। तो क्या करेंगे पोजिशनिंग ऑफ फ्लावर में? मेल पार्ट को ऊपर बना देंगे, फीमेल पार्ट को ऊपर, फीमेल पार्ट को ऐसे ऊपर। ये तुम्हारा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और उसमें और ये जो तुम्हारे स्टैमन, लाइक हाँ स्टैमन है वो नीचे। ठीक है। तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स तो नीचे ही झड़ जाएंगे, नीचे ही झड़ जाएंगे, ऊपर जाएगा ही नहीं, स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरीके से ऑटोगेमी रोकी जा सकती है। तीसरा क्या है, नॉन सिंक्रेनी। फीमेल और मेल पार्ट या फीमेल और मेल फ्लावर अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। तो सेम ही फ्लावर, अगर सेम ही प्लांट का फ्लावर है या सेम ही फ्लावर है, तो अपने सेम उसके अपने ही प्लांट के फीमेल पार्ट के लिए मान लो कि मेल पॉलन ग्रेन जल्दी रिलीज हो गया, और फीमेल फ्लावर जो है तब तक मैच्योर नहीं हुई है। तो देन मेल अभी वो जो पॉलन ग्रेन है वो वेट थोड़ी करेगा बैठ के, वो तो रिलीज हो जाएगा और वो किसी और फ्लावर को जाकर के पॉलिनेट करेगा। तो नॉन सिंक्रोनी मतलब डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट टाइमिंग, डिफरेंट मैच्योरिटी टाइमिंग। ठीक है। उसके बाद है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी जब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात आती है तो इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में, जिसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखती है आपकी एनसीईआरटी। जब हम लोग ये पढ़ेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब एक फ्लावर जो है वो अपने ही पॉलन से पॉलिनेट नहीं होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं होना, मतलब सेम सेम फ्लावर का अगर या सेम प्लांट का फ्लावर है, अगर उसका पॉलन ग्रेन ही अपने ही स्टिग्मा पे आ गया, तो तो उसका स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको जाकर के पॉलिनेट नहीं करने देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। तो इसको ही कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अभी जो ये पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है, इसके बारे में क्या लिखती है तुम्हारी एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिखती है कि पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कैसे होता है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। एक जो पिस्टिल है वो रिकॉग्नाइज करता है पहले पॉलन को कि ये पॉलन, इससे मुझे पॉलिनेट होना है कि नहीं होना है। ये कैसे होता है? दिस इज मीडिएटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉलन एंड केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का जो केमिकल कंपोनेंट है वो पॉलन के केमिकल कंपोनेंट से मिलता है और देखता है, इंटरैक्ट करता है और देखता है कि कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। इफ देयर इज कंपैटिबिलिटी तो आगे फर्दर पॉलिनेशन होता है, नहीं तो पॉलिनेशन आगे नहीं होता। दिस इज इट अबाउट पॉलिनेशन। तो फर्दर अब हम लोग चलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। थोड़ा सा हमने पहले भी देखा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। चलो, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तुमने तो देखा था कि ये जो तुम्हारा स्पर्म था, सॉरी, जो तुम्हारा ये पॉलन ग्रेन था, इसमें एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल था, जो कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में ऐसे ही टू सेल स्टेज पे रिलीज हो जाता है। लेकिन बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में ये कैसे होता है? थ्री सेल स्टेज में रिलीज होता है। ओके। अभी ये जो दो मेल गेमेट्स, इसमें दो मेल गेमेट्स है ना, दो मेल गेमेट्स, ये दो मेल गेमेट्स फीमेल गेमेटोफाइट के पास आते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट में कैसे था? यहाँ पर तीन एंटीपोडल्स थे, दो सिनर्जिड, एक एग सेल था यहाँ पर, और दो पोलर न्यूक्लियाई थे। तो एक यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के ये वाला जो है ये जाइगोट बना लेता है। ठीक है, ये तो जाइगोट बना रहा है, और एक जो ये वाला है ये इसके साथ मिल करके यहाँ पर पेन बना रहा था, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, और एक तो ये जो है इसमें तीन का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको ही हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कह रहे थे। ये हो रहा था। अब ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद देखो क्या होता है। जाइगोट बना, सिंगल सेल्ड, यहाँ पे वन सेल है। अब ये डबल सेल्ड बन गया, ये यहाँ पे ये जो है ये भी सस्पेंसर सेल ही है, सस्पेंसर ही है। अब ये डबल सेल्स है, और फर्दर सेल डिवीजन के बाद एक ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। देखो ये ग्लोब्यूल जैसा शेप है ना,
ऊपर छोटा, फिर बीच में ये और नीचे मोटा। उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये ऐसे हार्ट शेप्ड बना रहा है ना, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और फिर फाइनली फुली डेवलप होकर के ये एक दो कॉटिलेडॉन्स दिखाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा है जिसको रेडिकल कहते हैं, और इस तरफ प्लूम्यूल है। अभी ये जो है ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा स्ट्रक्चर। तो रेडिकल एक्चुअली रूट में डेवलप करेगा जो नीचे आएगा, प्लूम्यूल फड़ा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मच्योर एम्ब्रियो है। ठीक है, ये हमारा एक मच्योर एम्ब्रियो है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही दिख रहा है। यहाँ पे क्या थे, एंटीपोडल सेल्स थे, इस तरफ पोलर, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, और इस तरफ इधर एंटीपोडल सेल्स, इधर सिनर्जिड और एग सेल, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई। और इनका क्या हो गया देखो, यहाँ पर ऐसे यहाँ से आए ना, यहाँ से आए तुम्हारे पॉलन ग्रेन्स, एक ने यहाँ फ्यूज किया, एक ने बीच में जाके किया, बीच में ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया, एंडोस्पर्म 3n, और यहाँ पर ये जाइगोट बन गया 2n। ठीक है, ये 3n है और ये 2n है। ठीक है, तो इतनी बात है हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगर पूछी जाएगी तो आप लोग लिख लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे, टू लाइक जनरेटिव सेल से टू सेल्स, टू जनरेटिव सेल्स, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, दो मेल गेमेट्स, टू मेल गेमेट्स फ्यूज विथ वन egg cell and two polar nuclei and result in zygote formation and formation of primary endosperm nucleus, which is called as double fertilization and triple fusion. फर्दर ये जाइगोट की डेवलपमेंट के बारे में लिख दोगे, जाइगोट इज सिंगल सेल, देन इट फर्दर मैच्योर्स एंड फॉर्म्स ग्लोपुलर एम्ब्रियो, फर्दर डेवलप्स इनटू हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड देन फाइनली इट डेवलप्स इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। और ये डायग्राम बनाना है आपको, डायग्राम याद रखना है, डायग्राम बना के आना है। और ये वाला डायग्राम यहाँ पर, ये वाला जो है, ये जो पहले के स्लाइड में जो अच्छे से बना हुआ था वो आपको बना के आना है। देन अभी क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। आपकी एनसीईआरटी ने एक टॉपिक ही बना के दे के रखा है, ये सीड के बाद का टॉपिक है लास्ट में शायद, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये एपोमिक्सिस के बारे में बहुत ही प्यारी बात क्या लिखी है एनसीईआरटी ने, कि एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। ठीक है, एपोमिक्सिस, अगर इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज एपोमिक्सिस, आप लिखेंगे asexual reproduction, इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction। इसमें क्या होता है, इसमें सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन होता है और फिर उसके बाद ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप कर जाता है, लेकिन यहाँ सीड बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर रही है। तो दैट इज क्या हो गया, है तो एसेक्सुअल, क्योंकि ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है लेकिन सीड्स बन रहे हैं। तो क्या हो गया, इट इज मिमिकिंग, ये नकल उतार रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसके एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी लिखती है, एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रासियस में होता है। उसके बाद पॉलीएम्ब्रियोनी, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर दिख जाएंगे तो वो हो गया पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसे कि हम संतरे खाते हैं, संतरे में बहुत सारे सीड्स होते हैं, देखने को मिल जाते हैं हमको, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। और कुछ मैंगो की वैरायटीज में भी पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। आगे फर्दर हम देखते हैं इसके बारे में, सीड्स देखते हैं फर्दर। अभी हम लोग देखते हैं सीड्स को। तो हमने पीछे के चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था कि जो ओवरी होता है वो ओव्यू सॉरी जो ओवरी होता है वो फर्दर डेवलप कर जाता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो डेवलप कर जाता है किसमें, वो डेवलप कर जाता है हमारा सीड में।
तो अगर सिर्फ ओवरी टेक पार्ट ले रही है फ्रूट बनाने में, तो वैसे फ्रूट को कहेंगे ट्रू फ्रूट। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट बना रही है मतलब ट्रू फ्रूट। और अगर बाकी के तो जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो डीजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन अगर कभी इसी फ्लावर में उसका थैलेमस भी पार्ट ले रहा है, अगर अगर सिर्फ ओवरी बना रही है फ्रूट, तो फिर दैट इज ट्रू फ्रूट। और अगर कभी तुम्हारा थैलेमस भी पार्ट ले रहा है फ्रूट फॉर्मेशन में, तो उसको कहते हैं हम फॉल्स फ्रूट। अभी इस डायग्राम को देखते हैं। देखो यहाँ पे सीड्स के बारे में लिख रखा है इन्होंने। यहाँ पे देखो एक कॉर्न का सीड है, ये इसमें बाहर एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म में क्या होता है, फूड को ये स्टोर करता है। एंडोस्पर्म इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो जो हमारा कोकोनट है वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा ही न्यूट्रिशियस है, क्योंकि जो वाटर है उसका वो क्या है, वाटर उसका ये लिक्विड एंडोस्पर्म है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। और जो उसका व्हाइट वाला पार्ट है वो उसका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। बाहर सीड कोट है जो सीड को बचा के रखता है, उसको डोरमेंट बना के रखता है, उसकी डोरमेंसी को प्रोटेक्ट करता है। और ये इधर हमने देखा इसके अंदर एम्ब्रियो। आगे चलते हैं, इसमें इस डायग्राम को देखते हैं, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का। यहाँ पर ये जो टिपिकल डाइकॉट का एम्ब्रियो है, जो हमने देखा कि ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप्ड बन रहा था और फाइनली एक दो कॉटिलेडॉन्स में डिवाइड होकर के एक प्रॉपर शेप बन रहा था। ये देखो यहाँ पर ये ऊपर का साइड प्लूम्यूल है, जो कि आगे जाकर के तुम्हारा शूट टिप, इसके टिप पे शूट टिप होता है, जो कि आगे जाकर के तुम्हारे शूट सिस्टम का निर्माण करती है। ये दो कॉटिलेडॉन्स हैं। और ये इधर हाइपोकोटाइल, जो कि जिसके नीचे रूट टिप होगा, और जो जाकर के इधर देखो यहाँ पर रूट टिप, और रूट टिप को कवर करने के लिए होता है रूट कैप। अभी ये हमारे ग्रास का ये है एम्ब्रियो। ग्रास का एम्ब्रियो क्या है, ग्रास मोनोकॉट है, ये तो डाइकॉट का था, तो इसमें दो कॉटिलेडॉन्स थे। मोनोकॉट में क्या होता है, एक ही कॉटिलेडॉन, जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं ग्रासेस में। ठीक, यहाँ पर शूट एपेक्स है, यहाँ पे कॉलियोप्टाइल है, ये कॉलियोराइजा है। कॉलियोराइजा आगे जाकर के रूट कैप, उसके नीचे रेडिकल होगा, रूट कैप होगा, और उसके बाद ये कॉलियोप्टाइल जो शूट सिस्टम बनाएगी। इधर शूट एपेक्स है देखो। नाउ इंडोस्पर्म, अभी यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि इंडोस्पर्म जो है वो कभी कभी क्या होता है, कंज्यूम हो जाते हैं पूरा का पूरा। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड समटाइम्स बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जैसे कि पी के केस में, ग्राउंडनट के केस में, बीन्स, इसमें आपको इंडोस्पर्म नहीं मिलता है, कभी कभी परसिस्ट कर जाता है, ज्यादा होता है, रह जाता है। कैस्टर, कोकोनट के केस में। अभी देखते हैं हम लोग इसके बाद, हाँ, सीड का। सीड क्या है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड कैसा कैसा हो सकता है, उसके अंदर एल्बुमिन रह सकता है और या तो नहीं रह सकता है। एल्बुमिनस अगर होगा, उसके एग्जांपल्स हैं वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर, इसके अंदर एल्बुमिन होता है। और नॉन एल्बुमिनस भी हो सकता है, जैसे कि पी और ग्राउंडनट। इसमें उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिखती है ब्लैक पेपर और बीट का, जिसके अंदर पेरिस्पर्म होता है। अब ये पेरिस्पर्म क्या है, याद करो, न्यूसेलस। न्यूसेलस का जो रेमिनेंट होता है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के बीच क्या डिफरेंस है, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प के बीच क्या डिफरेंस है। तो ये हमने देखा था पिछले ही चैप्टर में। पिछला चैप्टर हमें क्या बता रहा था, पिछला चैप्टर हमें बता रहा था कि ओवरी के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है उसको पेरिकार्प कहते हैं, और जो न्यूसेलस का रेमिनेंट है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। तो अगर ऐसा ये डिफरेंशिएट करता हुआ डेफिनेशन आ जाए तो आपको ऐसे ही लिख देना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम कुछ कुछ फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं इस फोटो में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी का डायग्राम है। स्ट्रॉबेरी में क्या फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसके में थैलेमस भी पार्ट लेता है। देन दिस इज एप्पल। एप्पल और स्ट्रॉबेरी दोनों के केस में थैलेमस भी पार्ट लेता है। यहाँ पर देखो थैलेमस जो है, यहाँ पर थैलेमस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। थैलेमस ने इसके इस फ्लैशी पार्ट को बनाया है। तो जहां पे थैलेमस प्रेजेंट, इट इज फॉल्स फ्रूट, राइट।
देन सीड्स का यहाँ पे एग्जाम्पल है, सीड्स के फोटोज हैं, आपको ये वाला एक डायग्राम याद रखना है। अगर सीड की डायग्राम बनाने को आए तो आपको बना देना है, ठीक है। अच्छा, सीड की जैसे ही बात आती है तो सीड की डोरमेंसी की बात आती है। तो डोरमेंसी एक वो फेज होता है जहां जब तक वो जिंदा रह सकता है, जब तक वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रह सकता है, जिसके बाद अब एक सीड बना और सीड के बाहर क्या था तुम्हारा, बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसकी वजह से वो हमें ऐसे ही जर्मिनेट नहीं कर जाएगा, जिसको स्टोर किया जा सकता है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लिखती है। एक फीनिक्स डेक्टाइली फेरा का, जिसकी डोरमेंसी 2000 ईयर्स तक की थी, एंड ल्यूपिनस आर्टिकस का, ये लुपाइन का एक वेराइटी है जो 10,000 ईयर्स तक डोरमेंट रहा, उसके बाद भी वो एक्टिव था, ठीक है। इसके अलावा अभी अभी कुछ और बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बहुत, जैसे देख लेते हैं। हाँ, ये हमने ऊपर भी देख ही लिया है, अभी एक और बात देख लेते हैं। डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो, ये ऊपर जो एक ये डायग्राम था, यहाँ पर ये है ना, ये वाला एक, ये तुम्हारा डाइकॉट का एम्ब्रियो है, ये वाला डाइकॉट का एम्ब्रियो, एंड दिस वन इज मोनोकॉट का एम्ब्रियो। इसके बारे में ये बातें तो मैंने बता दी हैं तुम्हें, बट एक और बार देख लेते हैं कि डाइकॉट के एम्ब्रियो में क्या होता है। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और उसके बाद दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं, दो कॉटिलेडॉन्स। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो पोर्शन है उसको इपिकोटाइल कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलेडॉन्स, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर इपिकोटाइल और नीचे हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब ही नीचे होता है, तो पोर्शन बिलो एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल। अगर तुम्हें ऐसे डिफरेंशिएट करके देंगे कि डिफाइन करो इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, तो उसको लिख देना है कि embryonal axis, the portion above embryonal axis is called as epicotyle and the portion below embryonal axis is called as hypocotyle. अभी ये जो इपिकोटाइल है, इसके लास्ट में स्टेम टिप होता है, जिसको प्लूम्यूल भी कहते हैं। स्टेम टिप होता है जिसको प्लूम्यूल भी कहते हैं, और यही जो प्लूम्यूल है या स्टेम टिप है, ये आगे जाकर के पूरे शूट सिस्टम बनाएगी। और जो ये तुम्हारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का पार्ट है यानी हाइपोकोटाइल, इसके सबसे लास्ट वाले पार्ट पे लगा होता है टर्मिनेट्स इन रेडिकल, मतलब सबसे लास्ट में रेडिकल होता है। रेडिकल या उसी को रूट टिप कहते हैं। और रूट टिप कैसे कवर्ड होता है, रूट कैप से, क्योंकि वो बहुत ही टेंडर होता है। तो इतनी सारी चीजें थी इस चैप्टर में जो कि हमने देखी। हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने आज पढ़ा है, सबसे पहले शुरू किया हमने कि फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें वर्ल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, जिसको हम लोग एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम कहते हैं। वर्ल्स में एक्चुअली ये लिखना चाहिए मुझे, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम के बारे में, ठीक है। अभी इसका यूनिट है, स्टैमेन क्या है, इसका यूनिट है। कार्पेल या पिस्टिल जो है, ये भी उसका क्या है, यूनिट है। अब स्टैमेन में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी होती है। अगर तुम्हें पूछा जाए एक डायग्राम बनाने को, तो ये वाला डायग्राम बना के आओगे, जिसमें तुम एक पेटल, एक सेपल बना देना, दो सेपल, दो पेटल्स, ढेर सारे तुम स्टैमेंस बना देना, उसके बाद एक कार्पेल बना देना, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने देखा स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। ओके, स्टैमेन में क्या था, स्टैमेन का स्ट्रक्चर बाइलोब्ड है। दो स्टैमेन में क्या है, एंथर है, फिलामेंट है। एंथर बाइलोब्ड है, हर लोब में दो थीका है। उसके बाद हमने जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हमें वो कैसा दिखा, वो हमें दिखा टेट्रागोनल, नियरली सर्कुलर, लेकिन हमको दिखा ये टेट्रागोनल शेप का, टेट्रागोनल शेप का, चार एंगल्स हैं, ठीक है। हर टेट्रागोनल शेप में क्या है, अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है और उसको कवर करते हुए चार लेयर्स हैं, इपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। बाहर के तीन लेयर्स इपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, अंदर वाली न्यूट्रिशन देने का काम करती है। यही स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है 2n है, इसकी प्लॉइडी लेवल 2n है, मियोसिस करेगी, चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगी। इस चारों में से, चारों के पास कैपेसिटी है कि ये पॉलन ग्रेन बना दे तुम्हारा। पॉलन ग्रेन क्या हो गया, तुम्हारा मेल गेमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर टेट्राड के चारों ही सेल्स के पास ये कैपेसिटी है कि वो तुम्हारा मेल गेमेटोफाइट बनाए, लेकिन कोई भी एक बनाती है, ठीक है। कोई भी एक आगे डेवलप होती है तुम्हारे मेल गेमेटोफाइट में, जिसको तुम पॉलन ग्रेन कहते हो। पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स हैं,
बाहर का एक्साइन है, अंदर का इंटाइन है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने को दे तो पॉलन ग्रेन का तुम ये बना के आओगे। ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, इसीलिए जर्म पोर होता है फॉर द रिलीज ऑफ मेल गेमेट। अब उसके बाद अंदर की लेयर इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। उसके बाद पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होता है और वो दो मेल गेमेट्स बनाती है। ठीक। 60% एंजियोस्पर्म में तुम्हारा पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है, बाकी के 40% में 3 सेल स्टेज पे। उसके बाद हमने देखा मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक के बारे में। पिस्टिल में क्या क्या होता है? पिस्टिल या कार्पेल। ओके, पिस्टिल या कार्पेल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो कि हमें दिख रहा है इसमें, इस डायग्राम में, इस वाली डायग्राम में। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल, ये भी 2n है, इसमें मियोसिस होती है और 4 स्पोर्स बनते हैं। लेकिन 4 में से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक रहता है। तो सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल से डेवलपमेंट हुई है आगे, इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। अब ये जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ आगे, एक जो स्पोर है वो ही आगे जाकर के फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करती है, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 और 4 से 8, और वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं 3 चैलेजल एंड पे, जिसको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 3 माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक, जिसमें से 2 सिनर्जिड्स और बीच में एक एग सेल, और उसके बीच पोलर न्यूक्लियाई है। अच्छा, इस वाली स्ट्रक्चर में देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस वाली स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ये, इसमें कितने न्यूक्लियस हैं? इस वाली स्टेज में देखो, इसमें हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं, लेकिन सेल कितना है? एक सेल, 2 सेल, एक ये वाला सेल है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा सेल, ये 5वां सेल, ये 6ठा सेल और ये 7वां सेल। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज है। आपकी एनसीईआरटी एक प्रॉपर डायग्राम बनाने को कहती है, क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज का पूरा एक्सप्लेन करने को आपको लिखा है उन्होंने। तो आप ये मियोसिस से लेकर के पूरा यहाँ तक का स्टेज बनाएंगे, ये लास्ट में ये डायग्राम बनाएंगे आप, और इसको आप बताएंगे प्रॉपरली अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हुए कि ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज कैसे है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या? पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दो तरह के फैक्टर्स, दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक। एबायोटिक में विंड वाटर, बायोटिक में तुम्हारा बी बटरफ्लाई, ढेर सारे, सभी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पॉलिनेशन कैसा कैसा हो सकता है? 3 तरह का। ऑटोगेमी, सेम फ्लावर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों ही है, उसके ही एंथर से उसके ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स का आना, ऑटोगेमी। दूसरा जीटोनोगेमी, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन का दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आके रीच करना, इज जिटेनोगेमी। जेनेटिकली ये भी सेम है, जेनेटिकली ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनोगेमी कंप्लीटली एकदम ये क्रॉस पॉलिनेशन, कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स, इसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा, इट विल बी बेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लावर्स में कौन कौन से टाइप थे? क्लिस्टोगेमस, कैस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस में क्या है? कंप्लीटली ऑटोगेमस होगा। चेस्मोगेमस में कुछ भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है ऑब्वियसली। उसके बाद ये जो था, सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग करते हैं। उसके बाद 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। क्या? पहला, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन अ प्लांट। दूसरा, पोजिशनिंग ऑफ फ्लावर। तीसरा, नॉन सिंक्रेनी इन मैच्योरिटी, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अलग अलग टाइम पे मेच्योर होना। चौथा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद से इनकम्पैटिबल हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या? उसकी पिस्टिल पॉलन ग्रेन को पहचान पाए कि इससे मुझे पॉलिनेट होना है या नहीं। ये कैसे होता है? केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन से। उसके बाद हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज का हमने ऊपर देखा था जो फोटो। उसके बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन में 2 मेल गेमेट्स होते हैं, एक आकर के तुम्हारे एग के साथ फ्यूज कर रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। इसको हमने क्या कहा था? डबल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। साथ ही साथ ये स्टेज क्या है तुम्हारे फीमेल गेमिट की? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था एम्ब्रियो का डेवलपमेंट,
एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ? वन सेल्ड जाइगोट से, फिर टू सेल्ड, फर्दर डिवीजन, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन मच्योर एम्ब्रियो। ये पूरा डायग्राम का एक सीरीज है जो कि आपको याद रखना है। अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का आपको पूछते हैं, डिस्कशन करने को कहते हैं अगर प्रॉपर, तो ये आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ बना करके दिखाना है। उसके बाद हमने देखा था दो चीजें थी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स, दैट कॉपीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ सीड्स होता है। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नाम से ही क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था एंडोस्पर्म कैसा कैसा हो सकता है, या तो कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है डेवलपिंग एम्ब्रियो से, या तो रह सकता है। अगर परसिस्टेंट रहेगा तो उसका एग्जाम्पल हमने देखा कैस्टर एंड कोकोनट। अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसका एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स। हमने डॉर्मेंसी के दो एग्जाम्पल्स देखे थे कि डॉर्मेंट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रह सकता है, जैसे कि फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा का था 2000 ईयर्स और ल्यूपिनस आर्क्टिकस का था 10,000 ईयर्स। सीड के बारे में हमने बातें पढ़ी कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड, जिसमें एल्बुमिन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा उसका एग्जाम्पल था व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। नॉन एल्बुमिनस में कंज्यूम हो जाएगा पी, ग्राउंडनट। ओके। फिर हमने देखा था कि कुछ कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें न्यूसिलस थोड़ा सा रह जाता है, रेमेनेंट ऑफ न्यूसिलस, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट की एक छोटी सी बात थी डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। डाइकॉट में दो कॉटिलेडॉन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर इपिकोटाइल, उसके नीचे हाइपोकोटाइल। मोनोकॉट में दो कॉटिलेडॉन्स नहीं है, एक ही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासेस के केस में स्क्यूटेलम कहते हैं। स्क्यूटेलम के ऊपर कॉलियोप्टाइल, नीचे कॉलियोराइजा। बस इतनी बातें थी हमारे पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपके पीछे के साल में आए हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमने देखा इस चैप्टर के में सब कुछ हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अभी देखो इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन, हम which one forms endosperm after fusion with the male gamete? कौन सा बनाता है इंडोस्पर्म? इसमें हमने देखा था इंडोस्पर्म बनाने के लिए, अभी हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। इसके चार ऑप्शंस हैं, oospore, एंटीपोडल्स, सिनर्जिड्स या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो देखो oospore तो नहीं होगा, एंटीपोडल्स भी नहीं होगा, सिनर्जिड्स भी नहीं होगा। इंडोस्पर्म कौन सा बना रहा था? जो बीच में जो सेंट्रल सेल था वो वाला ना, उसके बीच में पोलर न्यूक्लियाई था वो वाला। तो ये जो दो न्यूक्लियस जो होते हैं इनको आप ये फ्यूज हो जाते हैं और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर था, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, एक ये वाला, कि ये सेल आ गया हमारा बीच का। तो ये जो है ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है। तो यही तो बनाता था इंडोस्पर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर? ओके, ओवम, इंडोस्पर्म, जाइगोट या ऑल ऑफ दिस? तो देखो ओवम जो है तुम्हारा वो तो गैमेट है, उसकी प्लॉइडी एन होगी। इंडोस्पर्म हमने देखा है, इसकी प्लॉइडी लेवल 3n है। तो कौन सा बच रहा है? जाइगोट। इट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अभी देखो, एरिल इज एडिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? ये आपकी एनसीईआरटी की इस चैप्टर की समरी में लिखा है कि लीची का एरिल होता है। ठीक है, हम लोग लीची का एरिल खाते हैं। उसके बाद विच इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन इंडोस्पर्म? अभी तो हमने देखा इंडोस्पर्म का 3n होता है। उसके बाद थैलेमस इज एडिबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये हमने देखा था, थैलेमस हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एप्पल का। ठीक है, ये इसने गलत लगा के रखा है। एप्पल का एडिबल पार्ट थैलेमस होता है। अभी तो हमने देखा था ना एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, तो अगर स्ट्रॉबेरी भी होता तो फिर वो दोनों ही करेक्ट होता। उसके बाद अभी ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। कैसे लिखोगे? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में आपको लिखना है,
ये वाला आपका पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज वाला पूरा डायग्राम बना के उसके बाद उसमें जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करा के दिखाना है सब कुछ, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करके दिखाना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गेमेट, अगेन वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन which term is used to describe asexual reproduction that mimics sexual reproduction, ये तो हमने अभी भी पढ़ा, एपोमिक्सिस के बारे में ये लाइन आपकी एनसीईआरटी लिखती है। उसके बाद है थैलेमस डज नॉट प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, थैलेमस एप्पल में भी बना रहा है, स्ट्रॉबेरी में भी और टमेटो में भी, कैशियो बच जा रहा है ना, तो कैशियो में नहीं बनाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो डज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम द इंडोस्पर्म, तो अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा ना, इसमें अभी अभी देखा था हमने कि इंडोस्पर्म दो तरह से होता है कि एक में कंज्यूम नहीं होता, तो ये एग्जाम्पल तो हमने देखा ही था, ये तो हमने पढ़ा ही था कि पी ग्राउंडनट और बीन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, सिर्फ कोकोनट में कंज्यूम नहीं होता, रह जाता है ना इंडोस्पर्म उसका। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, एक मिनट ये देखते हैं इसका क्वेश्चन पूरा, ये नीचे है, ये यहां से यहां तक ये पूरा क्वेश्चन है, जाइगोट इम्ब्रियो, ओके, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाता है, स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम कॉटिलेडोन ऑफ ग्रास फैमिली, ये भी सही बात है, युक्का स्पीशीज ऑफ अ मॉथ, एकदम ठीक है। इम्ब्रियोसैक 2 to 3 सेल स्टेज, नहीं तो इम्ब्रियोसैक तो 2 to 3 सेल नहीं था ना, हमारा इम्ब्रियोसैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड था, तो दिस वन इज इनकरेक्ट, ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग aquatic प्लांट डज नॉट प्लांट पॉलिनेशन डज नॉट अकर थ्रू वाटर, हाइड्रिला में होता था, जूस्टेरा में, वेलिस्नेरिया में होता था, एक वाटर हाइसिन जिसके नाम में वाटर है उसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा। उसके बाद what is the transfer of pollen grain from one flower to the stigma of another flower of the same plant called, देखो pollen grain from one flower to the stigma of another flower of the same plant, यहाँ पे इन्होंने सेम प्लांट भी लिख दिया, तो एक प्लांट की स्टिग्मा से दूसरे प्लांट के पॉलिन दूसरे के एंथर पे, लेकिन सेम प्लांट, तो वो कंडीशन थी जीटोनोगेमी की, अगर डिफरेंट प्लांट लिखता तो जीनोगेमी होती, ओके। सो दीज वर फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं, इन सभी को हमने कर लिया है। अभी दिस चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। Till then, keep revising, keep studying. Thank you.